कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सेफोलॉजिस्ट पोल पंडित मनोज कुमार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ आज शो में एक और सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सज्जन कुमार जी। सज्जन, आपका बहुत स्वागत है। तो दो सर हमारे पास हो गए, सेफोलॉजिस्ट हो गए, एक एनसाइक्लोपीडिया हो गया। अरे आज मैं आपको कुछ नई बातें बताएंगे। आपको बिहार के इलेक्शन हम डिस्कस करेंगे। कल बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन लगभग हो ही जाएगा, ऐसा बता रहे हैं कि इस्तीफा हो जाएगा कल नीतीश जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, परसों वहां पर नया मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। उसकी भी थोड़ी बात हम लोग करेंगे। लेकिन बिहार में आज अब से ठीक 10 दिन है पहले फेज की वोटिंग होने में। बंगाल में, माफ कीजिएगा, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन में अब क्या होने जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। बीजेपी का कैंपेन जिस रफ्तार से अब जा रहा है ऊपर की तरफ, प्रधानमंत्री की रैली दर्जन भर, योगी आदित्यनाथ की रैली, फिर अभी सारे मुख्यमंत्री उसमें लगेंगे, सारे स्टार कैंपेनर लगेंगे, तो वो अभी एक अलग लेवल पर जाएगा। और ममता बनर्जी जिस पिच पर जाने की कोशिश कर रही हैं, उसका असर क्या हो रहा है वो भी हम लोग समझेंगे। 4 कुल फैक्टर्स की मैं आपसे बात करूंगा, मोटा मोटा 4 M, मोदी ममता दोनों का। भाई, अगर वोट मोदी के नाम पर आना है तो पता है क्या होगा। अगर ममता बनर्जी अपने नाम पर वोट ला रही हैं या ममता बनर्जी ही वजह है कि टीएमसी को वोट नहीं मिलेगा, तो ममता फैक्टर है। तीसरा, ममता बनर्जी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में चर्चा की थी, महिला वोटर। ये जो आजकल जो ये 16, 17, 18 में सत्र होना है संसद का, प्रधानमंत्री ने उसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी, सारे पार्टी से उन्होंने समर्थन मांगा है, कहा है कि आइए आम सहमति से हम महिला आरक्षण में जो भी विधेयक में जो भी हमको करना है चेंजेस वो हम कर दें। और उधर सोनिया गांधी ने भी एक लेख लिखा है और उन्होंने अपनी चिंताएं बताई हैं कि इस सत्र में जो किया जा रहा है उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो महिला वोट क्या बीजेपी अपनी तरफ करने में कामयाब होगी। और चौथा M है मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट सीधा जुड़ा हुआ है SIR के साथ, क्योंकि हुमायूं कबीर के वो स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण के बाद जो है काफी नुकसान, जो वोट बटेगा भले कुछ हिस्सों में, उस बात को, उस मुहिम को लग गया है। ओवैसी साहब अलग हो गए। तो सर, पहले ये महिला वोट वाली बात कर लें। ये जो जितना महिला आरक्षण को लेकर के इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी अचानक एक्टिव हो गई हैं। कोई इसके खिलाफ जाता नहीं दिखना चाहता, लेकिन उनको ये तो दिख रहा है कि ये चुनाव के बीच में मोदी जी संसद का सत्र ला रहे हैं, तो इसका इनको पॉलिटिकल लाभ ये लोग लेना चाहते हैं और उनको लगता होगा कि लाभ मिलेगा, तभी तो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये उनके अंदर का डर ज़्यादा है। वरना तो आप देखिए कि ये संविधान संशोधन विधेयक और फिर कानून जो है 24 के चुनाव से पहले बना आया, तो 24 के चुनाव में तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो मतलब नतीजा देख के कहें तो कहें कि नुकसान हो गया। तो इस तरह से होता नहीं है। अभी भी अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में या तमिलनाडु में बचा हुआ वहां लागू हो गया होता, तब आप कहते कि जो है इसका फायदा मिल सकता है। तो जब तक आश्वासन या योजना के स्तर पर है कोई चीज, तब तक उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक है, जब तक कि आप उसे लागू न कर दें। तो इसलिए, लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो दरअसल इस विधेयक में संशोधन के कारण नहीं, वो ओबीसी कार्ड खेलने के लिए बेसिक मुद्दा वो है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये होती है कि हर मामले में वो फंस जाती है। भाई, पहले राज्यसभा में पास कराया इस विधेयक को कांग्रेस पार्टी ने, और लगभग आम सहमति थी, कुछ दलों को छोड़ के भाजपा ने साथ दिया। कांग्रेस चाहती तो लोकसभा में भी लाती और बीजेपी तैयार थी, पास हो जाता। लेकिन कांग्रेस को डर था कि उसके जो एलाइज हैं वो सपोर्ट विड्रॉ न कर लें, क्योंकि वो विरोध में थे, तो इसलिए लोकसभा में नहीं लाए। एक बात। दूसरी बात, आपको ओबीसी की इतनी चिंता थी कि तो उस समय क्यों नहीं लाए? तब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान उस समय रखना चाहिए, दबाव डालते, तब आप इस समय बोलते। अगर उस समय रखा होता और आज कहते तो आपकी बात में दम होता। देखिए, हम ला रहे थे तो हमने किया था प्रोविजन, आप ला रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप संविधान बचाने की रोज दुहाई देते हैं और संविधान के विरोध में बोल रहे हैं। संविधान में ओबीसी को
पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, केवल SC ST के लिए है। और आप कह रहे हैं कि नहीं आप इसमें कीजिए, तो आप कह रहे हैं कि आप संविधान को बदल दीजिए, जो आरोप बीजेपी पे लगा रहे थे आप कि 400 सीट आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे, और आप ही कह रहे हैं कि संविधान बदल दीजिए। आप कह रहे हैं ओबीसी कोटा विद इन कोटा करना, मतलब महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन करना, ये संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। स्पिरिट नहीं, लेटर के भी खिलाफ है। संविधान में प्रोविजन पॉलिटिकल रिजर्वेशन का केवल SC ST के लिए है और किसी के लिए नहीं है। जो ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ है वो नौकरी और शिक्षा, केवल 2 क्षेत्रों में लागू हुआ है। ठीक है, तो भाई अगर ये तर्क है तो उसका अगला तर्क ये होगा कि फिर पुरुषों के लिए आरक्षण क्यों नहीं? हाँ नहीं, आधी बात तो कही सोनिया गांधी ने अपने लेख में ना कि ये कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और हम तो देखिए पंचायत में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हम राजीव गांधी की लड़ाई के बाद मिला था, 5 साल तब उस पर बहस हुई थी, तब हमने वो करवाया था। और अभी भी हम आपके साथ हैं, लेकिन ये काम कर दीजिए, आप ओबीसी वाला काम कर दीजिए। उन्होंने कहा भी कि भाई शिक्षण संस्थाओं में नौकरियों में तो ओबीसी को मिलता ही है, इसमें भी कर दीजिए, वो कह रही हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली महिला आरक्षण के नाम पर जाति की राजनीति और जो कह रही कि शिक्षा में और नौकरियों में मिलता है, उसका तो आपके पति ने पुरजोर विरोध किया, लोकसभा में 1.5 घंटे भाषण दिया कि देश बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। ये सब राजीव गांधी का भाषण तो लोकसभा के रिकॉर्ड में है ना। एक्चुअली क्या बहुत दिनों से राहुल गांधी ओबीसी की बात कर नहीं रहे, वो अब वोट चोरी और इस सब पे आ गए थे। वो बिहार के बाद थक गए। हाँ, तो वो बात करनी उन्होंने बंद कर दी थी। यहां से लग रहा है कि एक बार फिर ओबीसी पॉलिटिक्स को फिर से रवां करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करी। वो ये भी कह रहे कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जाति जनगणना ना करानी पड़े, पिछले सेंसस के आधार पर आरक्षण देने का वो मतलब जोड़ दिया उन्होंने दोनों मुद्दे कि ये सरकार जाति जनगणना भी नहीं कराएगी। नहीं, वो तो सरकार जो है वादा कर चुकी है। अगर मुकर जाए, मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं मुकरेगी, मुकर जाएगी तो उसका नुकसान होगा। उसको नहीं कह सकते, नहीं कैसे कह सकते हैं? जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी होता जी, तब तक आप ये कह सकते हैं कि बदल भी सकती है सरकार। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करेगी तो नुकसान होगा। तो वो क्या वो नुकसान उठाने के लिए सरकार तैयार है? सवाल इसका होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ओबीसी जो है कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहा है 78 साल में। ओबीसी शुरू में रहा है जो समाजवादी पार्टियां थी, मतलब डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं, इस समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो बटा चौधरी चरण सिंह और जनसंघ के बीच में। फिर भाजपा बनी तो भाजपा में अति पिछड़ा जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं था तो वो भाजपा के साथ था, जनसंघ के साथ था, जनसंघ के समय से। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, मंडलवादी पार्टियां आई, तो उसमें हुआ ये कि मंडलवादी पार्टियों ने पिछड़ा का मतलब यादव मान लिया, तो बाकी के साथ न पावर शेयर करने को तैयार हुए, न ऑर्गेनाइजेशन में पद देने को तैयार हुए। तो धीरे धीरे उनका मोहभंग हो गया कि भाई हम सवर्णों के विरोध में इनके साथ आए थे, ये तो सवर्णों से भी बुरे निकले। तो कांग्रेस पार्टी के साथ आप देखिए कभी एक व्यक्ति ने, अर्जुन सिंह ने, ये जो रिजर्वेशन लागू हुआ है हायर एजुकेशन में ओबीसी का, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे तब लागू हुआ, और अगले उसमें जो है उनको निकाल दिया मंत्रिमंडल से। तो कांग्रेस पार्टी की जो छवि रही, परसेप्शन और उसकी परफॉर्मेंस, दोनों को देखिए, कभी प्रो ओबीसी नहीं रही है। अब सवाल ये है सर कि ये इशू महिला आरक्षण के बहाने, जाति की राजनीति, ओबीसी कार्ड, ये सब कुछ बंगाल के इलेक्शन में कितना रेलेवेंट है? और हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस खुद कितनी बंगाल के इलेक्शन में रेलेवेंट है? मैं भी एक बता रहा था वाकया, बड़ा मजेदार। हमारे दोनों जो राज्य बचे हैं, तमिलनाडु में कितनी रेलेवेंट है, तमिलनाडु में कितनी रेलेवेंट है, बंगाल में कितनी रेलेवेंट। लेकिन हम लोग महिला फैक्टर से शुरू हुए थे, उस पर मैं आता हूँ। मैं बता रहा था एक किस्सा। हमारे सहयोगी घूम रहे हैं बंगाल में, दो तीन हमारे सहयोगी, तो जगह जगह लोगों से राय ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो एक जगह एक चाय की दुकान पे गए, एक आदमी बैठा चाय पी रहा था अकेला, उससे बात करने लगे कि भाई आप किसके साथ हैं, क्या माहौल है? तो उन्होंने कहा कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। जब कांग्रेस को वोट देते हैं आप? बोले मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। हैरान की बात है, वो एक कांग्रेस का उम्मीदवार बीच इलेक्शन में चाय की दुकान पे अकेला बैठा था। इमेजिन कीजिए आप सब, आपने इतनी पॉलिटिकल कवरेज की है, कभी आपने देखा कैंडिडेट, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट बीच इलेक्शन अकेला शाम के वक्त चाय की दुकान पे बैठा हो? बस 10-20 तो चमचे ही हो जाते हैं आसपास सर,
आम लोग ना भी इंडिपेंडेंट हो के तो? साथ भी होते हैं, पार्टी की तो छोड़ दीजिए। तो ये तो कांग्रेस बिहार बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है। एनीवे, हम लोग महिला वोटर की बात कर रहे थे। क्या लग रहा है सर, महिला, ये ममता बनर्जी की कितनी बड़ी ताकत है और उसको क्या चोट पहुंचा पा रही है बीजेपी? देखिए, ताकत तो थी, 2 चुनाव जो उन्होंने जीता उनके ताकत पे ही जीता था और महिलाओं को अपने साथ रखी थी। लेकिन राजनीति में जैसे आपने कहा कि भाई इस समय सोनिया गांधी करें कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हर पार्टी लेती है। क्यों ममता बनर्जी जो महिलाओं को दे रही हैं सहायता के रूप में, क्या वो राजनीति के लिए नहीं दे रही हैं? जो युवाओं को पैसा दे रही हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित नहीं है? तो यही तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि आप किस तरीके से अपने साथ मतदाताओं को जोड़ रहे हैं। और महिलाएं हमेशा ताकतवर ही होती हैं और इन्होंने दिखाया अपनी ताकत, चाहे आप मध्य प्रदेश देखें, आप महाराष्ट्र देखें या बिहार देखें। बीजेपी की जीत में हमेशा बड़ा फैक्टर होता बहुत है। बड़ा फैक्टर रहता है। और ये महिलाओं का सबसे बड़ा क्या होता है मुद्दा, जैसे वो करें कि रिजर्वेशन का देकर आप उनको लुभाने, नहीं, उससे ज्यादा जो मुद्दा होता है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है। सबसे बड़ी चीज, सबसे किसी बड़ी महिला चीज के लिए है, सुरक्षा सुरक्षित सबसे मौसम, बड़ी चीज। सबसे बड़ी सुरक्षा। और लगातार जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं घटी, उससे महिलाओं के अंदर एक तो भय तो बना ही हुआ। वो चाहती है कि नहीं, यहाँ पे शांति स्थापित हो, जिससे हमारे घर के लोग भी सुरक्षित रहें और हम कुछ काम भी कर पाए। तो ये यदि उनकी सोच बन रही है तो ममता बनर्जी की तो घबराहट बनेगी ही बनेगी। ऐसा हो रहा है आपको लगता है? ऐसा हो रहा है, ये बदलाव दिख रहा है। और इस बार मुझे लग रहा है कि यदि महिलाओं का जो प्रतिशत है, जो पिछले वोटों का करीब करीब 43 है, सज्जन कुमार जी उतने महिलाएं उनके साथ थी, उसमें से 30 और 35% इस बार उनके पास महिलाएं रह जाए, तब भी आप चुनाव बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ी टीएमसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ये लग रहा है कि इस बार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के पास जब हम लोग जा रहे हैं, जब सब कुछ की जानकारी वो दे देती हैं और सरकार के विरुद्ध भी बोलती हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो उन्होंने कहा था चलिए उस दिन हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, यानी आप जिस डर की बात साफ कर रही नहीं हैं- बोलती। नहीं, वो जो डर बता रही है ना कि भाई कितना मेरे अंदर डर है। अभी देखिए, इसी को एड्रेस कर रहे हैं अमित शाह। जब उन्होंने कहा मैं 15 दिन वहीं हूं, तो वो रैलियों में क्या बात अपनी कर रहे हैं, सुरक्षा की, भय मुक्त चुनाव, ये तो सभी लोग, मोदी जी भी कह रहे हैं। वो उनके स्पेसिफिक शब्द क्या हैं? आज उन्होंने कहा मैं टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, रैली में बोल रहे थे अमित शाह, 24 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। डेट पर ध्यान दीजिए, 23 नहीं कहा है, वोट 23 को है। 24 इसीलिए कहा है कि इलेक्शन के बाद तुमने अगर किसी कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की, क्योंकि तब तक तो वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल फोर्सेस हैं, सब कुछ है, चुनाव के बाद ही डर महसूस होता है ना। तो वो उसको कह रहे हैं कि अगले दिन कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश मत करना। और महिलाओं से क्या कह रहे हैं कि कमल छाप की, कमल फूल की सरकार बना दो, रात को 1 बजे छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल जाएगी तो कोई आरजी कर, कोई संदेश खाली, कोई दुर्गापुर लॉ कॉलेज, कोई साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जैसी घटना नहीं होगी। रात को 1 बजे भी बच्ची चाहेगी तो स्कूटर पर निकल पाएगी। ऐसा हम आपको प्रदेश बना के आप देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं कि भाई, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव के बाद भी फोर्सेज रहेंगे, जबकि लास्ट चुनाव जैसे समाप्त होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना रोल समाप्त हो जाता है। लेकिन जो 23 तारीख को पोल हो रहा है और फिर 29 तारीख को पोल हो रहा है, ये 23 तारीख को जो पोल समाप्त होगा वहां से फोर्सेज हटेंगी नहीं हटेंगे। जो उम्मीद थी कि यहां से फोर्सेज को शिफ्ट कर वहां लेकर जाया वो नहीं जाएगा, होगा इस बार। वो नहीं होगा। तो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने के लिए यहां पे हूं, आप डरिए मत। और आपको लग रहा है कि ये कुछ वर्क कर रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं और ये होना भी चाहिए। और महिला वोट आपको लग रहा है कि शिफ्ट हो रहा है? एकदम शिफ्ट होंगे, चलिए, तो क्योंकि ये सुरक्षा की बात है। पहले एम फैक्टर की बात हुई, इसी पर सज्जन की राय भी आ जाए। मुझे बताएं, ये मतलब सेफ इलेक्शन है, डरना नहीं है, जाके निकल करके वोट कीजिए, ये नैरेटिव कितना चल रहा है बंगाल में जमीन पर? फिर आपको अपनी फाइनल ओपिनियन तो बतानी है जाने से पहले, चुनाव का एक ओपिनियन पोल। नहीं, देखिए, अगर हम लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के स्पीचेस का अगर आप कंटेंट एनालिसिस देखें तो बजवर्ड में फियर, कि डरिए नहीं, फियर। प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विश्वास, बंगाल में है सबका हिसाब। और ये हिसाब केवल करप्शन को लेके नहीं है, ये गुंडागर्दी को लेके भी है। तो आप देखेंगे कि इस बार इनका फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही सॉलिड है। होता क्या है, अब जब हम लोगों ने ग्राउंड में देखा, उसमें जैसे आप साउथ 24 परगना में चले जाइए, कलकत्ता से सुंदरबन की तरफ जैसे ही आप जाते हैं, वहां पे रिमोट एरिया है, एक्सेस नहीं, अभी भी कई जगह आपको बोट से या स्टीमर से जाना होता है, फेरी से। अब वहां पे जो हिंदू तबका है, उनका कहना है कि देखिए,
ये सीआरपीएफ जिसको वहां पे केंद्रीय वाहिनी कहते हैं, ये आप रख दें 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उससे कुछ नहीं होगा। टीएमसी का बंदा 1-2 दिन पहले आता है और सीधा कहता है कि आप हमें वोट नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप वोट देने मत आइए, क्योंकि ये केंद्रीय वाहिनी कुछ दिन रहेगी फिर चले जाएगी। तो सबसे पहली बात जो बीजेपी का है कि परसेप्शन में बीजेपी जीतती हुई दिखनी चाहिए, डर तभी खत्म होगा। पहले आपको वॉर ऑफ परसेप्शन जीतना है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम जो आप, इलेक्शन कमीशन भी इस फीडबैक को जानता है कि यहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बहुत ही वायलेंट है। तो यहां पे पहले तो एक फेयर परसेप्शन है कि केवल फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि चुनाव में बीजेपी जीतेगी। दूसरी बात देखिए, क्यों महिलाओं की और सुरक्षा की बात बहुत मायने रखती है। बंगाल में नो टू रूलिंग पार्टी ऑटोमेटिकली यस टू ऑपोजिशन सीपीएम के जमाने से नहीं हो रही है, क्योंकि कभी भी फेयर प्ले होने ही नहीं दिया गया। तो नो टू ममता को यस टू बीजेपी होने में ये परसेप्शन बनाना होगा कि आपका सेंटीमेंट बिना किसी के डर के वोट में ट्रांसलेट हो। मतलब बीजेपी का समर्थक घर बैठ जाएगा उस दिन, बिल्कुल। और यही होता है वहां पे, क्योंकि आप कितने भी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दें, लेकिन अगर परसेप्शन में सीधा ये गया कि ये तो हफ्ते 10 दिन महीने बाद चले जाएंगे, और मान लो गलती से ममता आ गई और ये बीजेपी को फीडबैक है, तो फिर वही, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है सरकार बनने के बाद, फिर 4 मई के सब बाद हिंसा शुरू हो तो मैं जाएगी। 20 मिनट बाद पूछता, लेकिन अब आपने जहां ले आया आप चर्चा को, तो यही बताना पड़ेगा, क्या वो परसेप्शन बना पाई बीजेपी कि हम आ रहे हैं, ममता जा रही हैं? आंशिक तौर पे बना पाई है, लेकिन उन एरियाज में अभी भी मैं आपको बता देता हूं, साउथ 24 परगना, कलकत्ता से आप सुंदरबन की तरफ जैसे ही आप जाते हैं वहां नहीं बना पा रही है, क्योंकि यह काम केवल सेंट्रल फोर्सेस का नहीं है और सेंट्रल लीडरशिप का नहीं है। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें जाना होगा कि भाई मार खाएंगे तो पहले हम मार खाएंगे, जनता आपके साथ आ जाएगी। पिछले 5 सालों में क्या हुआ है कि जनता मार खाई है और बीजेपी के जो बंगाली बीजेपी लीडरशिप है वो सुरक्षा का घेरा लेके घूमे हैं, तो उस एरिया में कमजोर है। लेकिन आप चले जाएं कोलकाता, हुगली, हावड़ा, जहां पे गुंडागर्दी शहरी क्षेत्रों में होती थी कि सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, उनकी लोकेलिटी है, आगे बाइक पे एक टीएमसी का बंदा बस बैठ जाता था चुनाव वाले दिन, कोई देख के निकलता है। शहरी क्षेत्रों में गुंडागर्दी नहीं होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं है कि ये धारणा तो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती ये परसेप्शन ही है, वॉर ऑफ परसेप्शन जीतना होगा। और अभी वो पूरी तरह नहीं जीती इसको, आप ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नहीं जीती है। तो ये चले ठीक है, दो हमारे पास असेसमेंट जो है वो आ गए हैं। मैं एक अगले हम 3 एम फैक्टर की बात करें, एक मजेदार बात और हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, सर वो यहां भी कर लेते हैं। फीडबैक मैंने सर से पूछा है, प्रदीप जी से, मैंने कहा आप थर्मोमीटर कहां लगा? अरे भाई खुद नहीं, मतलब बंगाल का जैसे किसी भी चुनाव का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर कहां लगाते हैं, किससे फीडबैक लेते हैं, कैसे पता करते हैं, तो वो बात तो जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद चर्चा ये आई कि बंगाल में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पार्टियां जो हैं वो क्या फीडबैक दे रही हैं। जैसे बीजेपी का हम लोग अमूमन बात करते हैं कि बीजेपी ये कह तो रही है कि हम आएंगे क्योंकि उसको एक कहना है, लेकिन उस लेवल पर, उस डेसिबल पर जाकर जो 2021 में कहा करती थी वैसा नहीं कह रही। तो आरएसएस क्या कह रही है, टीएमसी के लोग वहां क्या कह रहे हैं, लेफ्ट के लोग और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सर संघ वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, संघ वालों से तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप जब भी किसी भी चुनाव के बारे में पूछेंगे तो वो बीजेपी के बारे में बड़ी पेसिमिस्टिक स्थिति बताते हैं। अच्छा, ये खराबी है, ये खराबी है, मतलब जितने बड़े आलोचक आपको संघ में भाजपा के मिलेंगे उसके विरोधियों में भी आप नहीं खोज पाएंगे। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि वो काम भी करते हैं, वो भाजपा को जिताने के लिए, उसका वोट बढ़ाने के लिए वो काम भी करते हैं, लेकिन वो भाजपा के कामकाज के तरीके से संतुष्ट नहीं है कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हमेशा ही करते हैं वो। ये हमेशा ही करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपना, जो आप कह सकते हैं कि पैमाना बहुत ऊंचा रखा है, बीजेपी उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरती है। लेकिन सज्जन जो बात कह रहे थे उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि ये बात सही है कि परसेप्शन बनाना पड़ता है कि आप आ रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें और जुड़ती है कि जब जनता मन बना लेती है कि हमको इस सरकार को हटाना ही है, फिर जो है ये परसेप्शन, इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सर अगर जनता मन बना लेती है तो फिर जनता बोलती भी है, तो फिर वो वोकल भी होगी। नहीं, दो चीजें होती है, एक तो बहुत ज्यादा वोकल हो जाती है या एकदम चुप हो जाती है।
वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 2 चुनाव तो मैंने देखे 77 में जो है जनता बहुत वोकल थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। 84 में बिल्कुल चुप थी, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आप बात कीजिए, कोई जो है जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। आपको लगेगा कि बड़ी कांटे की लड़ाई है और विपक्ष भी जीत सकता है। लेकिन आप देखिए लैंडस्लाइड इतनी बड़ी विक्ट्री तो कभी हुई नहीं कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की। तो अलग अलग परिस्थिति में मतदाता का रुख अलग अलग होता है। ये वही तय करता है कि चुपचाप काम करना है या फिर बोलकर करना है। तो जब एंटी इनकम्बेंसी, ज्यादातर मामलों में होता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादा वोकल हो जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो चुप हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वहां जो फियर फैक्टर है, हर प्रदेश में वो नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी होती है तो डर नहीं होता मतदाता के मैं तो मन में। खुद हैरान हूं, मैंने तो कभी किसी इलेक्शन में भारत के किसी भी इलेक्शन, किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसी तो चर्चाएं ही नहीं सुनी हमने कि डर है, जाने बोलने में भी डर है, वोट करने में भी डर है, वोट के बाद घर से निकलने में भी डर है। ये तो ऐसा लगता है कि मतलब अलग ही तरह की डेमोक्रेसी है चुनाव वहां पे। नतीजे के बाद पार्टी जो जीत जाए वो हिंसा करने लगे, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं किसी डेमोक्रेसी में हुआ होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जनता वहां नहीं बोल रही है तो उसकी 34 साल सीपीएम इसी तरीके से रही, इसी हिंसा के बल पर रही, ठीक है, इसी साइंटिफिक रिगिंग के जरिए रही, लेकिन वो गई कि नहीं। उसकी तुलना उस समय जो ममता बनर्जी की राजनीतिक पूंजी थी या ताकत थी, उससे बीजेपी की आज की तुलना कीजिए, कितना बड़ा अंतर है। तो अगर बीजेपी ये चुनाव नहीं जीतती है तो पश्चिम बंगाल में कभी चुनाव नहीं जीतेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तो हर लिहाज से फेवरेबल परिस्थितियां हैं, सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है। और सबसे कमजोर स्थिति मुख्यमंत्री के रूप में, राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर विकेट पे इस समय ममता बनर्जी के बयान देखिए, ऐसा बताते हैं कि ममता बनर्जी जो है उनको कुछ तो डर है कि मतलब मेरा बेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कुछ है, वरना ऐसी बातें अमूमन नहीं करती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको एक। 2024 के इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री ने वो स्टेटमेंट दिया था मंगलसूत्र वाला, तो लोगों ने कहा था कि ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए सब ठीक नहीं है इस इलेक्शन में, नहीं तो ऐसा बयान नहीं आता, प्रधानमंत्री नहीं कहते, और वो नतीजों में ठीक साबित हुआ। भाई उसके बाद अगर वहां बीजेपी नहीं संभलती तो फिर सरकार में आना भी मुश्किल था। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स आप देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं ये दूसरे राज्यों से सब कुछ ला रहे हैं, बिहार से पैसा आ रहा है, ड्रग्स आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं, वोटर आ रहे हैं, आपकी जगह पे सब वोट डाल देंगे। 19 राज्य और भारत सरकार एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ लड़ रही हूं। ये इस किस्म के बयान जो है उनको देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा फिर वो क्या कहती है, एक जगह और उन्होंने ये कहा, आपने अगर बीजेपी को वोट दिया या आपने किसी और दल को वोट दिया तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी जिनके नाम वोटर लिस्ट में उनके भी नहीं रहेंगे, बंगाल में रह नहीं पाओगे, इसके बाद एनआरसी होगा, इसके बाद तुमको गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देंगे। ये पहली बार हो रहा है। देखिए ममता बनर्जी अपने विरोधी वोटर्स को डराती थी, पहली बार अपने वोटर को डरा रही है। ये डिफरेंस है। हाँ, ये डिफरेंस तो है। मोदी और ममता फैक्टर की बात मैं करता हूं, 2 अहम। मोदी क्या डिसाइसिव फैक्टर है? आप, मैंने कई सर्वे में देखा कि जब मुद्दे पूछते हैं आप तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री। तो मोदी कितना बड़ा फैक्टर है अपनी पार्टी के लिए, और क्या डिसाइसिव हो सकते हैं वो? और ममता बनर्जी जो हैं वो उनका चार्म, उनका आकर्षण कि ममता चाहिए वो बरकरार है, या ममता नहीं चाहिए यही फैक्टर बन जाएगा? देखिए, जहां तक रही बात मोदी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में उनसे बड़ा चेहरा अभी कोई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकल लीडर में बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी शासन किया नहीं है और उनकी शासन की शैली को कभी जनता ने देखा नहीं है, तो इसलिए उस चीज को उतना बड़ा नतीसू लेकर तो लोग अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो वो मोदी को वोट करेंगे, तो मोदी को वोट करेंगे। और मोदी को वोट करने के पीछे क्या कारण है कि उन्होंने जिस स्टेट में सरकार बनाया है या बनवाया है, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो उसको बीजेपी का वोट इस पर मोदी 100%। ममता जो है इस वक्त ममता के लिए सबसे बड़ा माने जो चैलेंज है कि आप एक महिला होते हुए भी महिलाओं को सुरक्षा आपने नहीं प्रदान किया। 3-3, 4-4 घटनाएं वहां पे घट गई, और इसके बाद भी आपका स्टेटमेंट
उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से महिला होने के कारण आपको आना चाहिए था। आप अपने की बचाव में आई, सरकार के बचाव में ज्यादा खड़ी दिखी, सामने वाले को सजा दिलाने के लिए कम आपने उत्सुकता दिखाया। तो महिलाओं में ये रोष है, और वो रोष किस में, जो पढ़ी लिखी महिलाएं उसमें ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाया है, लोगों के बीच में मैसेज गया है, लेकिन उनको डर ये सताता है कि कहीं मेरे साथ भी इस तरह की घटनाएं न हो। क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मतलब आप पूरे बंगाल में घूम जाइए तो ये माना जाता है कि ये गुंडे हैं। अब नहीं, मैं सर आपसे दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूं। कई इलेक्शन में ऐसा होता है कि हाँ ठीक है भाई, बदलाव लाना है, लेकिन जो नेता है, जो रूलिंग चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए कोई ऐसी लोगों के मन में नाराजगी या उससे भी स्ट्रांग सेंटिमेंट नहीं होता। जैसे हम लोग उड़ीसा का एग्जांपल देते हैं, नवीन पटनायक कोई बहुत अलोकप्रिय हो गए थे ऐसा नहीं है लोगों को, लेकिन बदलाव लाना था, वैसी परिस्थिति है। लेकिन कई जगह होता है भाई हटाना है, इसी को हटाना है, वैसा देखिए वैसे तो देखिएगा तो केरला का चुनाव हुआ, वहां के मुख्यमंत्री 82 इयर्स के हैं, बहुत साइलेंट है, एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति दिख रही थी, सरकार के प्रति नहीं दिख रही थी। नहीं दिख रही है, किस नहीं दिख रही है कि भाई विधायकों ने काम किया है। हाँ। लेकिन ममता के साथ वो दूसरा ही चीज हो गया। ममता ने अपने पूरे कार्यकाल को एक मुस्लिम समुदाय, जो एम फैक्टर बोल रहे हैं, लगा कि उसके लिए ज्यादा समर्पित हैं, और उससे आगे वो अपने आप को खींच नहीं ले पाई। बड़े वर्ग में वो खुद अलोकप्रिय हो गई। और उस एरिया में जब आप नहीं कुछ काम करेंगे तो समाज या वो वर्ग तो आपसे नाराज होगा ही होगा ना। आपने डेवलपमेंट के नाम पे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लेकर आई होती, एजुकेशन के नाम पे कोई बहुत बड़ा वहां पे आपने काम नहीं किया। आज भी बंगाल में घूमने जाएंगे तो सड़कों की स्थिति जो देखेंगे, जिस तरीके से बिहार में आपके भी रिपोर्टर गए थे, लोगों ने कहा कि भाई दरवाजे तक सड़क जाती है, सड़क तो बन गई, बिजली रहता है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। उतने साल 17 साल के शासन के बाद भी हमने नीतीश को डेवलपमेंट के नाम पे नहीं बोल सकते थे, उनके हेल्थ को लेकर कर सकते थे, लेकिन बंगाल में स्थिति नहीं है। आपने तीनों एम की बता दी मुझे बात। मतलब ममता खुद जो है अब एक लाइबिलिटी की तरफ बढ़ रही है अपनी पार्टी के लिए। मोदी का आपने बताया कि है एक क्रेज है, जो भी वोट आएगा वो मोदी का वोट होगा, बीजेपी का। और आपने बताया कि जो ममता जी की ताकत है मुसलमान वोटर, वो दूसरे सेंस में उनके लिए चैलेंज भी है, क्योंकि दूसरी तरफ वाले को लगता है कि इधर आप ज्यादा झुके हुए हैं। और इसी को पाकर उन्होंने सत्ता पाया भी था। अरे देखिए कि मोदी का नाम चल रहा है, इसकी एक और प्रमाण मैं तो प्रमाण के तौर पर ही देखता हूं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि क्या यहां प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के चीफ मिनिस्टर बनना है? आप कहते हो कि हर जगह मैं लड़ रहा हूं, तो क्या यहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे मोदी जी? तो इसका मतलब आप लोगों को ये बता रहे हो कि मोदी नहीं आएगा चलाने के लिए, चलाएगा कोई और, तो मोदी के नाम पे वोट दोगे, मिलेगा कुछ और, ये बताना चाह रही है, ये मतलब बिल्कुल। और देखिए वहां पे क्यों प्रधानमंत्री, चूंकि एक वहां पे सब लोग कहेंगे दीदी और दादा, यही दो हैं फैक्टर, पुल फैक्टर ये हैं। अब नीचे बीजेपी की लीडरशिप की कमजोरी क्या है कि 2021 के चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी को जब लाया गया तो ऐसी उम्मीद थी कि वो एक सर्वमान्य नेता हो जाएंगे, लेकिन बंगाल बीजेपी में क्या हुआ कि वही फैक्शनलिज्म आया, जिसे वहां पे कहते हैं गोष्ठी द्वंद, की फैक्शनल फाइट। अब आप पूरे के पूरे बांग्लादेश वाले एरिया में चले जाएं, जहां पे मतुआ भी है, उधर दिलीप घोष को, चूंकि ओरिजिनल बीजेपी वो मानते हैं, वो दिलीप घोष को चाहते हैं। आप मेदिनीपुर साइड चले जाएं, उधर शुभेंदु का है। लेकिन आप कलकत्ता और आसपास के भद्रलोक में जाएं तो कहते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा, सौम्य बोला, तो वहां श्रमिक भट्टाचार्य की बात सब कर देंगे। तो बंगाल में आप या तो कलेक्टिव लीडरशिप की बात करें, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप में पुल फैक्टर नहीं होता है, जो एक, इसलिए वहां पे दादा वर्सेस दीदी यही प्राइम प्लैंक है। इस कारण से मोदी ही प्राइम प्लैंक है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि जहां तक ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की महिलाओं में क्या थी कि पहले एक स्कीम सेंट्रिक आउटरीच थी और दूसरा एक महिला होने की बॉन्डिंग भी थी, बिल्कुल थी। अब वो जो ममता बनर्जी महिला चीफ मिनिस्टर और महिलाएं, वो बॉन्डिंग अब धीरे धीरे टूट रही है। जो भी बचा है वो केवल स्कीम के भरोसे बचा, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं, वो सिंगुलैरिटी में जा रहा है। तो निश्चित तौर पे पिछले चुनाव की तुलना में, और हमने देखा भी कि बहुत जगह महिलाएं कह रही हैं कि लक्की भंडार से क्या होगा, हमारे बच्चे को रोजगार नहीं है, बेकारी है, ठीक है। बाकी आलू के, वहां पे आलू का खेती, आप हुगली वर्धमान वगैरह जाए, आलू की खेती है, उसका कीमत नहीं मिलता और एक्सपोर्ट पे बैन है। बंगाल से आप बाहर नहीं जा सकते। ममता नाम में वो पुल नहीं है अभी, इमोशनल पुल नहीं है, जो है स्कीम से आप गरीब महिलाओं को सरकार की स्कीम उससे आप खींच ले। मुसलमानों की मजबूरी है कि भाई हम इनको अगर नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में ममता बहुत लोकप्रिय है,
वो एक मजबूरी में ग्रज के साथ मिलने वाला वोट है, जो माइनॉरिटी साइकोलॉजी में है कि हमें बीजेपी को प्रिवेंट करना, इसलिए बट है तो अब है तो वही ना, उन्हीं के साथ है वही है। लेकिन हमने कहा कि ममता का जो एक पुल फैक्टर था, देखना ये होगा कि पोलिंग परसेंटेज कितना होता है मुस्लिम वोटर्स का। अच्छा, क्योंकि अगर एक उदासीनता का फैक्टर आ जाता है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे देंगे, लेकिन ममता बनर्जी को वोट देने के लिए अगर वैसा उत्साह नहीं होगा मन में, तो पोलिंग परसेंटेज जो सर बीजेपी को तो लेकिन फिर भी दूर रखना है ना उन्हें। नहीं, वो रखना तो है, लेकिन एक समय के बाद आदमी थक जाता है। या अगर ये परसेप्शन बन गया जो सज्जन पहले कह रहे थे कि बीजेपी आ रही है, तो फिर विरोधी का ये होता है कि भाई अगर जीत ही रहे हैं ये, तो फिर वोट देने को दूसरे को फायदा क्या है। मतलब ऐसी संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन आधा % भी हो, 1/4% भी हो, वो भी डिफरेंस डालेगा। ठीक बात है। ये एक बात हुई। अच्छा, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी खूब रैलियां जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं वहां पर। तो ये जो हिंदुत्व या काउंटर पोलराइजेशन, इसकी आप बात कर, ममता रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं, उनकी बातों पर जवाब भी आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा, मैंने देखा योगी जी आए थे, वो कह रहे थे बुलडोजर की जरूरत है यहाँ भी, मैं बुलडोजर पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखती। तो बंगाल के लोगों को बुलडोजर पॉलिटिक्स पसंद आती है क्या, प्रतीक के तौर पर? भाई जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है, जो देख रहा है बगल वाला सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके जो है पैसा कमा रहा है, तो उसको तो लगेगा बुलडोज़र की ज़रूरत है। जिस गुंडे ने उनके घर पे कब्जा कर लिया है, उसको तो लगेगा कि बुलडोज़र की ज़रूरत है। और बुलडोज़र केवल जो है वो विध्वंस का ही प्रतीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में विकास का भी है। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी ने सिर्फ बुलडोज़र चलाया, विकास का जो काम किया है वो भी एक पूरे देश के लिए एक तरह का मॉडल पेश किया है। जितना इन्वेस्टमेंट आया है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेसवे, ये 10 साल की उपलब्धि कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ममता बनर्जी तो 15 साल से है। अरे सर एक बात बताइए, वैसे मेरे में सवाल आया है कि जैसे मोदी जी है, मोदी जी प्रचार के लिए जा रहे हैं, भाई ठीक है, मोदी जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, तो नरेंद्र मोदी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करेंगे, नरेंद्र मोदी एक सुपरविजन भी रहेगा, वो देखेंगे कि जो वादा किया है हमने वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लोग मोदी को देख करके तो अट्रैक्ट होंगे। योगी जी को देखने का क्रेज हो सकता है, योगी जी को सुनने का क्रेज एक चीज हो सकती है। योगी को देख के लोग, योगी की इतनी डिमांड क्यों करते हैं लोग? भाई योगी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है ना, योगी जी बंगाल की पॉलिसी मेकिंग में उस तरीके से रहने वाले हैं, फिर योगी का क्रेज क्यों होता है? भाई क्रेज किसी भी नेता का होता है कि दूसरे जो है उस पार्टी के खास तौर से उसको फॉलो करेंगे। अब आप देखिए कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। वहां तो मुख्यमंत्री नहीं है योगी जी, तो उनको लगा कि ये लोगों को पसंद आता है, ये तरीका जो है न्याय का लोगों को पसंद है। आप देखिए अभी तक हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने रोका नहीं है, बुलडोजर पर कोई रोक नहीं लगी है। सिर्फ एक गोरखपुर में जो है हाईवे के किनारे का मामला था, उसको छोड़ दीजिए आप, तो किसी डिमोलिशन को कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह गलत हुआ है। तो कानून के मुताबिक बुलडोजर चलेगा तो लोगों को पसंद आएगा। कानून तोड़कर अगर ये लगेगा कि अच्छा ये तो सौरव जी तो हमारे हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये सज्जन कुमार हमारे विरोधी हैं, इनके यहाँ चला देते हैं, तो तुरंत असर खत्म हो जाएगा। सर अब फाइनल कमेंट का वक्त आ गया है। अभी जो वो लास्ट टाइम कह के गए थे कि 23 को पूछना, 23 को बताएंगे, आज इन्होंने एक दिन पीछे कर दिया, 22 को भी बता दूंगा क्योंकि बंगाल जाने वाले हैं। तो सर तब तक देखिए, अभी तक तो मान लीजिए कि आज 22 देखिए सरोज जी, जो अभी सिचुएशन है और जिस तरीके से चीज़ें दिख रहा, आपने जैसे योगी जी का पूछा कि क्यों पॉपुलरिटी है, मेरा मानना है कि लोग सिर्फ बुलडोजर को नहीं देखते हैं, स्टेट का डेवलपमेंट भी देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे बंगाली यहाँ पे हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, ये सब एरिया बढ़ा है और उनको जॉब वहाँ मिल रहा है। तो ये भी एक मैसेज जा रहा है। और वो कहाँ के लोग हैं? वो कलकत्ता के हैं, हुबली के हैं, ये सब एरिया के लोग हैं जो बड़े सम्राट हैं। तो योगी जी की पॉपुलरिटी सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, उनके किए हुए कार्यों के फाइनल कमेंट पे आ जाइए सर। फाइनल कमेंट पे आ रहा हूं। दूसरी बात है, ये सब चीजें को दर्शाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या बंगाल की पॉलिटिक्स को कहा जाए कि जब भी विपक्ष 41% वोट पाया है तो सत्ता में आया है। 41%, 41% मिनिमम उसका वोट रहा है। आ रहा है बीजेपी को 41%।
मैंने भारतीय जनता पार्टी को 42% दिया है। तो अब ये सीधे क्यों नहीं बोले यार, आप पहले क्यों नहीं बोले? मैं तो कर रहा हूँ ना कि मैं तो 42 घुमा फिरा के मैं देखिए, तो 42% कर रहा हूँ। क्लियर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। भाई मैंने वोट परसेंटेज पे बात किया, वोट परसेंटेज तो बड़ा है। ये अपने मुंह से नहीं बोलना है बस। वोट ही मैं कोर्ट ना दोनों हो तरफ जाऊं। खेल रहे हैं। मैं नहीं, अब दोनों तरफ नहीं, अब एक नहीं, तरफ आ मैं गए। एक क्या तरफ कहा खेल रहा इन्होंने? इन्होंने कहा 41% पे सरकार बन जाती है, करेक्ट? और विपक्ष बीजेपी की जब भी विपक्ष 41% बंगाल में बीजेपी लाया, ऑपोजिशन वो में सरकार मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है। आपने कहा ऑपोजिशन को 41% वोट आया तो सत्ता पलट जाती है, और बीजेपी को कह रहे हैं 42% मैंने वोट दिया है, बात खत्म हो गई। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। सज्जन आप बताइए। देखिए ये जनता के हाथ में, अब बीजेपी ये कोई बात नहीं, जनता के तो हाथ में है ही। हर चुनाव जनता के हाथ में होता है नहीं, यार। कारण है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और इलेक्शन कमीशन जितना कर सकते थे परसेप्शन बनाने के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने फेयर या अनफेयर बनाया परसेप्शन? बिल्कुल फेयर बनाया, फेयर बनाया। क्योंकि वहां पे सीपीएम के जमाने से साइंटिफिक रिगिंग केवल वोट का रिगिंग नहीं होता था, बोगस वोट का, बल्कि वो एक भय का भी होता था। ठीक। अब सवाल ये है कि अगर आप सेंटिमेंट के आधार पे जाइए तो बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन हमने कहा नो टू ममता और यस टू बीजेपी बीजेपी। ओके, ऑटोमेटिकली नहीं होती है। वही बात, वो आप दोनों वही की बात करें भाई। फाइनल डे वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? Exactly. सवाल उस पे। Exactly. वोट अगर पड़ गया, Sentiment फेयरली के वोट, हिसाब से- फेयर वोट पड़ा तो बीजेपी जीतेगी निश्चित तौर पे। लेकिन वही है कि बहुत सारे ऐसे एरिया है, साउथ 24 परगना हो गया, इवन बीरभूम में नेहाटी जैसे कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुर्शिदाबाद है, उत्तर मालदा है, माइक्रो दिनाजपुर मत है। देखिए, मैक्रो देखिए। मैक्रो तो मान रहे रिजल्ट उसी पर आएगा। सेंटिमेंट तो कह दिया उन्होंने। नहीं, लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है 294 सीटें नहीं जीतने जा लेकिन सौरभ जी, जैसे मुर्शिदाबाद की इन्होंने किया, मालदा में किया, जो 2-2 सीटें बीजेपी पिछली बार लेकर आई थी, जी। मेरा मानना है कि यहाँ दोनों जगह से समय सीटें बिल्कुल बढ़ेगी। खत्म हो गया सर, आपको बदलना तो नहीं है अपना फैसला? नहीं, कोई सवाल नहीं। तो देखिए तीनों ने हाँ, ये तो बिल्कुल ब्लंटली बोल रहे हैं तब, और काफी वक्त से बोल रहे हैं। बाकी दोनों ने ग्रजिंगली आज ये एक्सेप्ट किया है कि बीजेपी जीत रही है या बीजेपी की सरकार बन सकती है, करेक्ट? पॉसिबिलिटी में, हाँ। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद। आज कई लोगों को सुकून मिला होगा आपको सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका भी, सज्जन बहुत धन्यवाद।